हिमालय 20 पाठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना। बाकी अदर्स स्टोरी में तो आप लोग के हाथ दर्द नहीं करते हैं कमेंट करने में, तो मुझे लगता है कि इसमें भी नहीं ही करेगा। आप लोग कमेंट जरूर करोगे, मुझे पता है ना, जैसे बाकी अदर्स में क्या करते हो। क्या बोलूँ मैं, वैसे समझना चाहिए आप लोगों को। खैर छोड़ो, मैं आगे चलती हूँ। और हाँ, जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग मेंबरशिप बाय ऑन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एक और न्यू स्टोरी को चलाने वाली हूँ और वो एक फ़ैन फ़िक्शन ही होने वाला है। वो फ़ैन फ़िक्शन होगा, वो नॉवल नहीं होगा। तो मैं फ़ैन फ़िक्शन चलाऊँगी एंड देन फिर मैं नॉवल पे काम करूँगी, ठीक है ना। तो मेंबरशिप अगर आप लोग चाहे तो बाय ऑन कर सकते हैं। एंड जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली में टेलीग्राम का चैनल भी मेरा नहीं है, किसी और का है, बट मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और वहाँ पे मैं सारे हॉट पार्ट भी डाल देती हूँ। तो आप लोग वहाँ जा कर के जॉइन कर सकते हैं देन सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इस स्टोरी को आई एम द माफिया फादर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वांग जी की शादी मिस फेई से, शादी नहीं सॉरी इंगेजमेंट मिस फेई से हो रही होती है, जहाँ पे उसके फादर ने आई मीन कि मिस्टर हाव ने भेजा हुआ था अपने 20 पंटरों को। वो लोग पूरी की पूरी फैमिली थी और मिस फेई के लिए उनके सिक्योरिटी से लेकर के सभी चीज़ें उनके डैड ने अरेंज करी हुई थी, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मिस फेई को वांग जी के फैमिली वाले उसे मार ना दे, और अगर शादी होती है तो सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट वांग जी ने शादी के बारे में एग्री तो करा ही नहीं था, तो ना चाहते हुए भी मिस फेई से उसे इंगेजमेंट करनी पड़ती है। अब वो कर भी क्या सकता है, इतना सब कुछ हो जाता है, जहाँ पे ग्रैंड वेडिंग की तरह ही पार्टी चल रही थी और सभी लोग ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, सभी चीज़ें हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिलिंग पेज को क्लोज करते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डैडा ने इस चुड़ैल से शादी कर ली, इसका तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बाल वाल नोच दूँ। एक पेन उठाता है, एक पेपर उठाता है, एक पिक्चर ड्रॉ करता है और ये जिलिंग कर रहा था। बड़ी अजीब सी पिक्चर बनाई थी जिसके चुटिया उटिया बना दिया था उसने एंड देन उसके ऊपर से ई करके पैन रगड़ रहा होता है और बहुत जोर से स्क्रीमिंग कर रहा होता है। तो याली कहती है, ये तो जिलिंग की वॉइस आ रही है ना। तो जिनजुशान कहता है, हाँ पर ये इस तरह से चीख क्यों रहा है। फिर वो डोर नॉक करते हैं और कहते हैं, जिलिंग तुम ठीक हो ना बेटा। जिलिंग कहता है, हाँ हाँ मॉम डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो मैं बस निकाल रही हूँ। मॉम आपके पास वो खैर जान दीजिए, छोड़िए हटाइए। तो यालिनी कहती, क्या कुछ चाहिए था। कहता हाँ ब्लैक मार्कर चाहिए था, किसी का मुंह काला करना था मुझे। हाँ, मुझे रियल लाइफ में मिल जाए मैं उसको तो नोच डालूंगा। और वो अपने मन में सोच रहा था। देन वहाँ पे आता है, उस पेपर को ना पहले ई करके पूरा मोड़ मोड़ देता है एंड देन उसके बाद कहता है, डाटा की लाइफ में तुम्हें आना था, तुम्हारी वजह से विंग मम्मा को रिप्लेस करना पड़ा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग मम्मा ने कितना अकेले सफर किया है और तुम उसकी छाती पे बैठ के मूंग दलने के लिए आई हो, चुड़ैल कहीं की। और इतना बोल के उसको कूटा पीटा कर रहा होता है, एकदम पीन से घस वस दिया था बराबर करके। अंदर कहता है, मुझे तो तुम्हारे नाम से ही उल्टी आती है। हाँ, तभी वहाँ पे इवान का कॉल आता है। तो वो पिक करते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो जिलिंग कहता, तुम्हें कैसे पता। इवान कहता है, मुझे पता है, तुमने कॉल नहीं किया क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गुस्सा करूंगा। एंड देन अभी क्या कर रहे हैं। तो जिलिंग उस पेपर को देखते हुए कहता है, ही, कुछ नहीं कर रहा, एक चुड़ैल को ठिकाने लगा रहा था। हिवान हंसते हुए कहता है, अच्छा और वो चुड़ैल कौन है, मैं जान सकता हूँ। जिलिंग कहता है, ना 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 जानने की जरूरत नहीं है, बट एक बात बताओ, एंगेजमेंट भी हो गया इन दोनों का, तो फिर विंग मम्मा कहाँ है। हिवान एकदम साइलेंट हो जाता है और वो शॉक भी हो गया था। एंड देन कहता है, चलिए मैंने पहले ही कहा ना, स्टोरी अब पढ़ो, मुझसे सवाल मत किया करो। बाकी की स्टोरी को मुझे नहीं पता, बट मम्मा का साइड जो हुआ वो मैंने बस इमेजिन करके लिखा है, रियलिटी में क्या हुआ है मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। तो वो कहता है, ओ अच्छा, एज अ राइटर होने के नाते। तो जीवान कहता है, मे बी शायद, हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि जो नानू ने मुझे बताया देन मुझे जो ठीक लगा मैंने बस इमेजिन करके बना दिया। एक राइटर के लिए उसकी संरचना ही बाहिरी और भीतरी दोनों एक समान होने चाहिए, वरना उसका तालमेल बैठता नहीं है, वो बिछड़ जाता है।
तो जिलिंग कहता है तुम ना अपनी पोइट्री वाली बातें ना अपने पास ही रखो, मुझे समझ नहीं आती है। ठीक है, मैं आगे पढ़ लूँगा, बट मुझसे बात करो अभी तुम। युवान कहता है जिलिंग रात हो गया है, सो जाओगा ना, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा। जिलिंग कहता है हाँ ठीक है, कच्चा खाने की ज़रूरत नहीं है, जब देखो तब वाइल्ड होके घूमते रहते हो। क्या मतलब कच्चा खा जाऊँगा? मैं क्या बनकीक हूँ? तो कहता है बनकीक का तो पता नहीं, पर हाँ मीट बॉल्स ज़रूर हो जिसे मुझे खाना है। वो सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं ना, और मुझे भी तुम्हारी अर्चना बोलकर युवान चुप हो जाता है। जिलिंग शर्माते हुए उसके कान लाल हो गए थे, गाल लाल हो गए थे। दिन कहता है चुप 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 हो जाओ, ठीक है ना, मुझे बातें नहीं करनी है, ऐसे भी गंदी गंदी बातें करते रहते हो। तो युवान हंसते हुए कहता अच्छा ये गंदी बातें हैं, तो अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? पड़ोस के रामू काका। जिलिंग कहता है मेरे पड़ोस में कोई रामू काका नहीं रहते, समझे ना। युवान कहता है हे बाहर आओ। जिलिंग कहता है हाँ क्या कहा? तो युवान कहता है तुम्हारी कमरे की लाइट्स जल रही है और अभी भी तुम जाग रहे हो, इसलिए बाहर आ जाओ। जिलिंग फटाक से विंडो के पास भाग के जाता है। विंडो हटा के देखता है तो वो कार में बैठा हुआ था। युवान कह तो जिलिंग कहता है तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? युवान कहता है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया था, तो मुझे किस करना है बेबी को। ये ये सुनना हुआ था जिलिंग भाई साहब रेड टमाटर बन गया था और कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं नहीं आ रहा हूँ। युवान कहता है अगर मैं अंदर रह जाऊंगा तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे मॉम डैड फिर वो तुम्हारे कमरे में ही मुझे भेज देंगे, तो सोच लो तुम। तो जिलिंग कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। और इतना बोल करके वो फटक से नीचे आता है जहाँ पे उसकी मॉम किचन का काम कर रही थी। जिलिंग ने एकदम ऐसे होता है ना बचा के एकदम, और वो निकलता है गेट ओपन करके और भाग के आता है और डोर को नॉक करता है। वो कार ओपन कर देता है और जिलिंग कार में बैठ जाता है, कहता है यहाँ क्या करने आए हो, मुझे बताओगे? हाँ तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आती है क्या? बात तो कर ही रहे थे ना, तो तुम्हें देखना जरूरी था, बताओ मुझे यहाँ क्या करने आए हो। ह्यूमन फटक से जिलिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे सक करना स्टार्ट कर चुका था। जिलिंग तो बेचारा शॉकिंग स्टेज में तो था ही, धड़फड़ाया हुआ था, उसके हाथ हवा में रह गए थे म्याऊं वाले पोजीशन में, म्याऊं म्याऊं ऐसे, और वो शॉक था। युवान पहले तो जी भर के उसके लिप्स को और उसके टंग को चूसता है। चूस लेने के बाद उसे थोड़ा सा अलग करते हुए कहता है हे मैंने बोला ना कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, बस दैट्स इट, मुझे देखना था तुम्हें। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मम्मा के सामने में डैडा का जिक्र मत करो, उन्हें हॉट होता है और मैं मम्मा को हॉट होता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज चिल्ली। चिल्ली कहता है ओके मैं समझ गया। और कुछ? युवान कहता है हाँ प्लीज हग मी। चिलिंग कहता है हाँ यहाँ आ जाओ। युवान उसे अपने पास ही खींच लेता है, देन उसे गले लगा लेता है। उसे गले लगाए हुए था और युवान की जो था वो जिलिंग के शोल्डर पे अपना फेस को होल्ड किए हुए था, एंड देन बस उसे देख रहा होता है। युवान उसे सेपरेट होते हुए कहता है ऊपर जाओ और चुपचाप से सो जाना। तो जिलिंग कहता है हाँ बाबा मैं सो जाऊंगा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था? युवान की बात जिलिंग की बात सुनकर युवान उसे रिप्लाई देते हुए कहता है क्यों, मैं अपने फियांसे से मिलने आया हूँ, मैंने थोड़ी चोरी किया है, या मैं किसी और की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पे थोड़ी लाइन मार रहा हूँ। तो जिलिंग उसको मारते हुए कहता है ए मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मत। युवान मुस्कुराते हुए कहता है मैं नहीं सोच रहा हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया ना, किस करने के लिए, क्योंकि सच में मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अपने एम्ब्रेस में छुपा लूं और यहाँ से दूर लेके चला जाऊं। क्या जाना चाहोगे? जिलिंग कहता है धत तेरी की, तुम ना बहुत बेशरम हो, हमेशा वाइल्ड बातें करते हो। इतना बोलकर कार से बाहर निकल जाता है और रिवान विंडो नीचे करके कहता है हे यू मिस मी। जिलिंग मुस्कुराते हुए कहता है अब जाओ भी। और इतना बोल करके उससे बाय बाय करता है और इवान वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो डोर बंद करके मुस्कुराते हुए आता है, तो याली कहती किससे मिल के आ रहे हो? जिलिंग कहता है इवान आया हुआ था तो मैं उससे मिलने गया था मॉम। याली कहती हाँ तो अंदर ले आते। वो कहता वो चला गया। फिर इवान अपने घर में आ जाता है और इवान ने यार जिलिंग 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 बेड पे आता है, एंड देन वो ई करके ना अपने पैर को ना पटक रहा होता है और कहता है हाँ उसने मुझे किस किया, ओ माय गॉड हाँ।
वैसे तो बहुत बार हम लोग गले लग चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट उसने मुझे किस किया और फिर वो शर्मा रहा होता है। फिर अपने अपने ही लिप्स पे ना वो हाथ को ऐसे-ऐसे करके चला रहा होता है, तो वो कहता है बट वो मुझे स्टोरी वापस पढ़नी है, मुझे जानना है कि आगे क्या हुआ। मैं नहीं बताने वाला इवान आपको कि क्या हो रहा है, ठीक है ना? और इतना बोल कर के जो हमारा ये जिल्लिंग था, वो वापस से बुक को ओपन करता है। पहले तो उसको उस पेपर को लेता है, उसके ऊपर ना फिर से पेन से रगड़ना शुरू कर देता है, कहता है, "यू चुड़ैल, मम्मा के रिप्लेस करके खुद आ गई हो डैडा की लाइफ में, मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। अगर तुम रियल लाइफ में मुझे मिल जाओ ना, देखना, मैं तुम्हारे बाल नोच डालूँगा, ठीक है?" इतना बोल कर के वो आगे पढ़ना स्टार्ट करता है। जहाँ पे इनका सब कुछ हो गया था और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। मिस फ़े को एक विक्ट्री कार्ड मिल गया था वांग जी के रूप में, बट उसे नहीं पता था कि वो आग के साथ खेल रही हैं। वांग जी सीधे उस कॉन्सर्ट से बाहर, जो वो हो रहा था पूरा प्रोग्राम रिंग सेरेमनी का, वहाँ से वो उठ कर के और दूसरी साइड आ जाता है। तो पासा और लेलिन दोनों आ गए थे और कहते, "सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" वांग जी कहता है, "क्या वो मिला?" लेलिन कहता है, "नो सर, नहीं, कोई ट्रेस नहीं है, कोई कुछ भी निशान नहीं, कोई क्लू नहीं। ऐसे लगता है जैसे कि वो बैनिश हो गए हैं, कहाँ बैनिश हो गए हैं पता ही नहीं चल रहा है सर, इतना सुनना हुआ ही था।" वांग जी ने कहता है, ठीक है" और इतना बोल करके वो अंदर रूम में अपने कमरे में आ जाता है और बैठा हुआ था। अपना फ़ोन निकालता है और विंग की पिक्चर को वो देख रहा होता है और कहता है, "विंग, कहाँ चले गए हो तुम? क्यों मुझसे छुप रहे हो? ये अजीब सी इंटेंशन क्यों हो रही है मुझे? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्यों? क्यों?" और वहीं दूसरी तरफ विंग, वो अपने कमरे में आ चुका था और वो आने के साथ ही बेड वो और जो कमरे की हालत थी, उसे वो धीरे-धीरे करके ठीक-ठाक करना स्टार्ट करता है। वो जब कर रहा होता है ना, तो उसे चक्कर जैसा आने लगता है और गर्मी की वज़ह से ना वॉमिट भी आ रहा था उसे, तो वो वॉमिट वग़ैरह कर लेता है और आकर बैठ जाता है। लेकिन उसे पता चल रहा था कि हाँ, वो प्रेग्नेंट है एंड देन उसको ये सब सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, वीक होना, ये सभी चीज़ें। और वो फिर वापस से वो अपने काम में लग जाता है, वो डैड की हेल्प कर रहा था। और मॉर्निंग के या इवनिंग के टाइम पे ना विंग को अभी वॉमिटिंग होना शुरू हो चुका था, क्योंकि प्रेगनेंसी के ये फर्स्ट सिम्पटम थे जिसमें कि वो उसे बार-बार वॉमिट जैसा आ रहा था। दवाई-ववाई लेने के बाद शायद ठीक रहता था थोड़ा बहुत, लेकिन वो वॉमिटिंग करने लगा था और वो समझ गया था कि अब प्रोसीजर पूरा हो रहा है। उसके हाथ-पैर काँप जाते थे ये सोचकर कि जब वो अपने पापा को बताएगा कि वो प्रेग्नेंट हो चुका है और इसका फादर एक माफिया है जिसने उसने उसे छोड़ कर के वो आ गया है, और एक तरह से बोला जाए तो विंग ने उसे डंप किया है, तो क्या होगा? उसके पापा का क्या रिएक्शन होने वाला है? विंग ना अपने ही सवाल, अपने ही जवाब, उसके जज़्बात के साथ ना बँधा हुआ था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो और ये कैसे इस दलदल से वो बाहर निकले। ये सारी चीज़ें ना उसे हॉन्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा, ज़्यादा ही, और वो बस उपाय ढूँढने में लगा हुआ था। ऐसा नहीं था, विंग कई बार ना बेबी को अबॉर्ट कराने के बारे में भी सोच चुका था और वो कई बार ऐसी पिल्स भी लेने के बारे में सोचता था कि जिससे कि बेबी अबॉर्ट हो जाए, पर उसके हाथ काँप जाते थे। वो नहीं कर पाता था, विंग की हिम्मत ही नहीं होती थी कि सच में वो बेबी को अबॉर्ट कर सकता है क्या? उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि विंग इस पे सोच नहीं रहा था। धीरे-धीरे करके दिन बीत रहे थे और वो कब तक अपने पापा से छुपा सकता था? कब तक वो इन सब चीज़ों से बच सकता था? वो जब भी वॉमिटिंग करता तो नल चालू कर देता था ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। कई बार तो वो झूठ बोल चुका था कि नहीं, गैस की प्रॉब्लम हो गई है, दैट्स व्हाई ऐसे होते रहते हैं। पर वो अब क्या करे भला? क्या कर सकता है? बारिश की बूंदें जब पड़ती है ना, तो नए बीजों का रोपावन होता है। नए बीज जो फूटे हुए अंकुर से निकलते हैं, वो धीरे-धीरे छोटे-छोटे पेड़-पौधे में तब्दील होते हुए एक दिन एक बड़ा वृक्ष बनता है। बींग को पता है कि उसके अंदर जो फीटस है, वो एक दिन बड़ा इंसान, ह्यूमन बीइंग में तब्दील होने वाला है। बट वो अभी अभी कैसे छुपाए? कैसे छुपाए ताकि वो उसे बर्थ दे सके, अपने प्यार की आखिरी निशानी को वो सँभाल के रख सके। हर चीज़ से अनजान, डरा हुआ, सहमा हुआ, न जाने कब क्या हो जाए। बट कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है।
विंग डॉक्टर से चेकअप करा के आने के बाद अपने गार्डन एरिया के चेयर पे बैठा हुआ था। बारिश हो रही थी और उस पॉन्डिंग हो रहे बारिश के बीच बैठा हुआ था विंग, सोच रहा था। उसके हाथ में एक और पिल्स थी जिसे वो खाकर बच्चे को अबॉर्ट करना चाहता था। कई घंटे से वो बैठ करके बस सोच रहा होता है कि उसे बस अबॉर्ट कराना है, मतलब बस अबॉर्ट करना ही है। वो नहीं रख सकता इसे, अब तो बिल्कुल भी नहीं। जब इस तरह से दिन बीत रहे हैं, कुछ दिनों बाद तो बेबी बम्प भी दिखने लगेगा, तब लोगों को ये क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में कि वो एक मॉन्स्टर है और ऐसे कैसे एक बॉय होकर के बेबी को बर्थ दे सकता है। बहुत सारी बातें थी जो कि विंग को दिमाग में चल रही होती है। तभी वहां पे उसके पापा आते हैं और कहते हैं, हे विंग, क्या कर रहे हो बेटा यहाँ बैठ करके? देखो ये गार्डन का एरिया थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है? मैं ना मेयर साहब से बात करूंगा कि गार्डन के एरिया को थोड़ा सा बढ़ाए, ताकि हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो और हम फूल उगा सके और फूल बाहर भी जा सके। हाँ, शादी के सीजन में कितने सारे फूलों की मांग होती है ना। मैं सारे 100 पीस वाले फूल बनाऊंगा, देखना तुम। और इतना बोल करके वो गार्डन में लगे हुए पौधों को देख रहे होते हैं, जिसमें लिली, डहेलिया और ये लॉन्ग लॉन्ग पौधे जो शादी में लॉन्ग लॉन्ग फूल लगते थे ना, फ्रेश फूल, ये उसके पौधे थे जो ये लोग लगाते थे, देन बेचते थे, फूल को भी और पौधों को भी। फिर विंग को जब कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उसके पास आते हुए बैठ जाता है, देन कहता है, हे क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिल्लिंग ये पढ़ चुका था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि विंग मम्मा आयुवान को अबॉर्ट करना चाहते थे। विंग मम्मा, क्या आप इतना हिम्मत हार गए थे कि आपने ऐसा सोचा? आपने ऐसा क्यों सोचा विंग मम्मा? क्यों? ये तो गलत बात है ना। ईश्वर ने आपको इतना खूबसूरत तोहफा दिया था। सच में दुनिया वाले में ना कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, वो आपको ना आगे बढ़ते देख सकते हैं, ना आपकी अच्छाई देख सकते हैं। उन्हें तो बस अपने ईगो को और अपने आप को सेटिस्फाइड करना होता है, अपनी बातें रखनी होती हैं और लोगों को परेशान करना होता है। क्यों अपने सेल्फ, और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है वो कितना भी कुछ कर ले पर ये बीत चुका है, क्योंकि अभी सब कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। युवान करंट उसके सामने है जिससे उसकी शादी होने वाली है और विंग मम्मा की एज हो चली है और वो उन्हें भी उसने देखा है, अपनी मम्मा को, अपने मामा जी को, सबको उसने देखा है। बस नहीं देखा है तो डैडा को। वो क्यूरियस था जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। उसके फादर बोलते हैं, बैक टू द स्टोरी, विंग से, हे क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। एंड वो बस अपने पापा को देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ भी हुआ है वो सभी चीज़ें बताने लायक नहीं है। वो क्या बताए अपने पापा को? उसके पापा बोलते हैं, मैंने अभी तुमसे कहा कि हम मेयर साहब से बात करेंगे कि ताकि हमारे गार्डनिंग को विस्तार करने के लिए थोड़ी सी और जगह मिल जाए, ताकि हम और भी ज़्यादा फूलों को उत्पादन कर सके, है ना? विंग कहता है, हाँ हाँ, आप बात कर लीजिएगा उनसे। तभी उसके पापा कहते हैं, तुम आउट ऑफ स्पेस लग रहे हो, क्या सोच रहे हो विंग? विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं। मैं क्या सोचूंगा, मैं तो बस बैठ के बारिश का आनंद ले रहा था और कुछ भी नहीं। इतना सुनना हुआ ही था तो उसके पापा कहते हैं, अच्छा, बारिश का आनंद ले रहे थे, पर मैंने कुछ कहा, तुमने आंसर क्यों नहीं किया? तो विंग कहता है, पापा मैंने सुना नहीं। उसके पापा कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम शादी कर लो। जब तुम शादी कर लोगे तो फिर घर में बहू आ जाएगी, फिर छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, तो अच्छा लगेगा ना। मैं उनके पीछे भागूंगा, उनके डायपर्स चेंज करूंगा, कितना मजेदार होगा ना वो पल। विंग ये सारी बातें सुनकर ना शौक हो गया था, एंड देन वो अपने पापा के गले लगा लेता है। उसके पापा कहते हैं, हाँ तुम्हारी माँ काश यहाँ होती तो वो तुम्हें देख पाती कि तुम कितने बड़े हो गए हो। हाँ, वो हमेशा से ऐसा चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो, घर में बहू आए, बच्चे हो और वो उनके डायपर बदले और हम उनके पीछे भागे डंडा लेकर के, और वो हमारे दाढ़ी मूंछ को खींचते हुए बड़े हो जाए। इनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वो गले लगते हुए कहता, पापा आप मम्मा की बात क्यों कर रहे हो? क्या आपको मम्मा की याद आ रही है? तो उसके पापा कहते हैं, हाँ भी और नहीं भी, पर मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा मेरे पास है, तो उतनी नहीं आ रही है बट आ रही है।
कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग कहता है, यस पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मैं ठीक हूँ पापा, मैं ठीक हूँ, बस मैं ठीक ही हूँ। और इतना बोल करके और वो बारिश की बूंदों को देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो वहाँ बैठ जाए। एकदम चीख पुकार करते हुए बोले, बांग जी, कहाँ हो तुम? प्लीज लव मी, होल्ड मी, फील मी, बैक टू द होम प्लीज, या फिर मुझे अपने पास ले जाओ। मैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बट अफसोस, ये सारी बातें विंग के एक कोने में दबी हुई थी, जिसे वो अपने मन में भी बोल नहीं पा रहा था, बस थी। और रियलिटी में वो जुबान से तो बोल ही नहीं सकता था। विंग जो कि अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था, उसके पापा उसे कहते हैं, तुम्हें पता है, हम दोनों हमेशा सोचा करते थे कि हम तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में लेके खिलाएंगे। सब कुछ कितना अच्छा होगा जब हम तुम्हारे बच्चे के पीछे भागेंगे। विंग विंग जो कि बस अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, और वो बोल देता है, पापा आई एम प्रेग्नेंट। उसके पापा तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ क्या प्रेग्नेंट? फिर जब वो वर्ड पर ध्यान देते हैं देन कहते हैं, विंग क्या कहा तुमने? तो विंग कहता है, पापा मैं हॉस्पिटल गया था, मैंने अबॉर्शन कराने के बारे में भी सोचा, पर मैं नहीं करा पाया। आपको लग रहा होगा कि आपका बेटा एक मॉन्स्टर है जो कि बेबी को बर्थ दे सकता है, बट रियली डैड आई एम प्रेग्नेंट। उसके पापा विंग को देखते हैं देन कहते हैं, नहीं ये सच नहीं हो सकता। तो तुम्हारी मॉम ने मुझे बता। फिर वो खड़ा होते हैं, अंदर विंग को बस शॉकिंगली देखते हैं 1 मिनट तक, और फिर बिना एक शब्द बोले वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो उसके पापा बस अपनी गार्डनिंग की और अपने पोते पोती की ही बातें कर रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बहू ना, उनका खुद का बेटा बेबी को बर्थ देने वाला है, एक न्यू लाइफ को इस लाइफ में लाने वाला है। क्या सच में, क्या सच में उसका बेटा इस लाइक कैपेबल हो गया है? जो उसकी वाइफ ने कहा था कि उसका बेटा बूम कैरी करता है, वो सच में रियलिटी में है। उसके पापा बिना कुछ बोले बस वहाँ से चले जा रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना कि उसका बेटा खुद एक बेबी को बर्थ देने वाला है, सच में ये दिमाग हिलाने वाला है बहुत ज़्यादा। उसके पापा बस वहाँ से चले जाते हैं, बेसुध होकर के गार्डन में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि उनकी आत्मा ने उनकी बॉडी को छोड़ दिया हो, और वो चले गए थे, बस चले गए थे एक बेजान लाश बन करके। सभी क्यारियों को वो ठीक करने में लग गए थे, और विंग वापस से फूट के रोने लगता है। वो अपने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ पकड़ करके एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे को रब करते हुए वो रो रहा होता है। इसे नर्वसनेस में एक सैम्बल माना जाता है कि इंसान अंदर से जब बहुत खोखला हो जाता है ना, अक्सर मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है तो हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करना, अंगूठे से पिंच करना एंड देन अंगूठे को रब करना। सेम विंग का भी यही हाल था। वो दोनों अंगूठे को एक दूसरे के साथ रब करते हुए अपने आंसू को अनकंट्रोल होते हुए बहा रहा था, और कहता है, आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे मुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, फिर भी उस इंसान को मैं रोक नहीं पाया। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और वो बस बारिश की बूंदें जो टिप टिप करके बरस रहे थे ना, उसके साथ वो रो रहा था ताकि उसके आंसू भी शायद धुल जाए। और उसके पापा उस बारिश में काम कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ संघाई में वांग जी अपने घर अंदर आ गया हुआ था, और वो अपने कमरे को थोड़ा सा लाइट वाइज ऑफ करके अंधेरा कर चुका था, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था। और वो स्मोक कर रहा था अभी तक 15, नहीं नहीं 20, नहीं नहीं 25, नहीं नहीं 50 से 60, समझ जाओ, सिगरेट को वो जलाकर स्मोक कर चुका था, फूक चुका था उसे। बट अंदर क्या खाली था वांग जी का, क्या खाली था जो वो ढूंढ रहा था बाहर। वहीं दूसरी तरफ मिस फी वो पूछती है कि वांग जी कहाँ गया है। वो मटकते हुए अंदर आती है और एक बटलर से पूछ के ऊपर आ जाती है।
वांगजी के कमरे में। वांगजी का कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मिस फे अपनी शर्म और हया दोनों हटा करके, अपनी गाउन वाले ड्रेस को खोल करके, सिर्फ और सिर्फ अंडर पैंट्स और लिंगरीज में अपने सैंडल के साथ टक 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 करते हुए वांगजी को बैग से आके हक करती है, जो कि वो गैलरी में खड़ा होकर के न जाने क्या ढूंढ रहा था और अपने अंदर की तरफ को वो मिटाने के लिए स्मोक कर रहा था। जैसे ही वांगजी को एहसास होता है कि किसी को दो मुलायम हाथों ने उसे टच किया है, वो फटाक से उसके हाथों को छुड़ाते हुए उसके हाथ को मोड़ते हुए उसे देखता है, जिसे देखकर वो शौक था कि उसने ओनली फॉर लिंगरीज एंड पैंटीज पहनी हुई थी और कुछ भी नहीं। वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ। मिस फेई इतने पे ही बाज नहीं आती है, वो वांगजी के करीब आती है उसी हालत में। बस उन दोनों के बॉडी के बीच में कुछ इंच का फासला था। वो जानबूझ करके अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करना के बजाय और उससे बॉडी चिपकाते हुए उसे कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था। जैसे मानो कि वांगजी की आत्मा अभी निकल के भाग गई थी। उसका पूरा रूह कांप गया था और उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी उसके हाथों के ऊपर। मिस वी आगे कहती है, और मैंने ये भी सुना कि उसने तुम्हें डंप कर दिया। खैर जाने दो, अब वो चला गया है तो उसे जाने देते हैं। हम नई चीजों को शुरू करते हैं, है ना? हम फिर से स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें छूने और तुम्हें प्यार करने के कैपेबल हूं ना। इतना बोलना हुआ ही था कि विंग सॉरी वांगजी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या इसकी जरूरत है? मानो एक थप्पड़ पड़ा था मिस वे के गालों के ऊपर, क्योंकि एक मर्द, अगर औरत इस तरह से सामने में खड़ी है तो नेचुरल सी बात है कि उसका मन बहकता ही है और वो कुछ ना कुछ करने की ट्राई करता है। पर वांगजी, जिसका प्यार विंग के लिए सच्चा है, वो उसे उसके फेस से नीचे देखता भी नहीं है और कहता है कि क्या सच में इसकी जरूरत है? देन वांगजी उसका हाथ छोड़ देता है, अपने ऊपर से कोट उतार करके सीधे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए उसके पूरे बॉडी को ढक देता है और कहता है, अपने कपड़े पहनो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी सच में कोई ज़रूरत है। मिस फे कहती है, कब तक? कब तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड के भरोसे रहोगे? हाँ, तुम्हारे सामने में इतनी खूबसूरत चीज़ है जिसे पाने के लिए न जाने कितने लोग ख्वाहिश रखते हैं, और मैं खुद को तुम्हें सौंप रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैं ही कैपेबल हूँ। तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वांगजी बस बिना देखे उसे कहता है, क्या सच में इसकी जरूरत है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सच में इसकी जरूरत है। और इतना बोल करके वांगजी सीधे उस कमरे से निकल जाता है। मिस फे एक कड़वा घूंट पी करके वांगजी को बस जाते हुए देखती है। हाँ, उसने सही तो कहा है। क्या कहा सच में? और वो बस आहें भरते हुए जो बेडशीट था ना उसे नोच के फेंक देती है, तकिया वकिया सब उठा के फेंक देती है और कहती है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा होना होगा, चाहे ऐसे या फिर वैसे। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम मेरे पास नहीं आते हो, लैन वांगजी। और इतना बोल करके वो भी दांत पीसते हुए जाते हुए वांगजी को देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन हो चुके थे और विंग के पापा ने विंग से बात नहीं करी थी। विंग को टेंशन हो रही थी कि उसके पापा उसके साथ खाना भी नहीं खा रहे थे, इसलिए विंग उससे बात करने के लिए उनके कमरे में आता है। डोर नॉक करता है और कहता है, पापा पापा मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ पापा। 2 दिन हो गए हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज़ पापा, ओपन द डोर। उसके डैड डोर ओपन कर देते हैं और विंग उसके पास आके बैठ जाता है। एक ऑकवर्ड पिन ड्रॉप साइलेंट। उसके बाद विंग कहता है, डैड आप मुझसे नाराज हैं? उसके पापा कहते हैं, क्या मुझे नहीं होना चाहिए? हाँ। विंग कहता है, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके पापा कहते हैं, कैसे यकीन करूँ तुम पे मैं? हाँ, कैसे यकीन करूँ, बताओ मुझे। विंग कहता है, प्लीज़ पापा, प्लीज़ ट्रस्ट मी।
उसके पापा कहते हैं तुम वहाँ से यहाँ आए रोते हुए, वो भी एक आदमी के लिए जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ विंग। ना मैंने कभी उसे देखा है, ना मैं उसका नाम जानता हूँ इवन। और तुम मेरे सामने में उसके बच्चे के लिए रो रहे हो। उसके बच्चे के लिए जिस शख्स की शख्सियत क्या है, वो किसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है, वो सच में कोई इंसान एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, तो उसके बच्चे के लिए मेरे सामने में रो रहे हो और कह रहे हो कि मैं तुम पे यकीन करो। मैं कहता प्लीज़ डैड, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं कह नहीं पाऊंगा। उसके पापा कहते हैं तुम वहाँ से रोते हुए यहाँ आए यही कहने के लिए कि प्लीज़ डैड मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि मेरे वोम में किसी और का बच्चा है। कैन यू इमेजिन विंग, क्या तुम्हें लगता है? विंग कहता है डैड प्लीज़। विंग के पापा उसे कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ विंग? कैसे करूँ ट्रस्ट तुम पे? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अपने भाई, अपने दोनों भाई को क्या मुंह दिखाऊं? मैं जियांग फेमियांग को क्या बोलूं? मैं जियांग चेंग को क्या बोलूं? हाँ बताओ मुझे, मैं अपने छोटे भाई को क्या बताऊं कि मेरा बेटा एक गर्ल के जैसे बेबी को बर्थ दे सकता है? मैं यहाँ के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? जब मैं बाहर निकलूंगा, जब यहाँ पे लोग मुझसे फूल खरीदने आएंगे, तब मैं उसे क्या बोलूंगा कि मैंने एक मॉन्स्टर बेटे को जन्म दिया है जो कि बच्चे पैदा कर सकता है? मैं अपनी बीबी को ग्रेव यार्ड पे जा करके मैं अपनी बीबी को क्या सफाई दूं? क्या सफाई दूं मैं? हाँ, क्या सफाई दूं मैं? तुम्हारे बारे में बताओ, बताओ मुझे, जो एक मैन के लिए, उसके बच्चे के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आया है। हाँ बताओ, मैं कैसे विश्वास करूँ तुम्हारा विंग? कैसे करूँ? क्या मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए? मुझे बताओ तुम, क्या सच में मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए विंग? क्या यही यही काबिलियत है कि मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए, जो तुम मुझे झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए? कैसे करना चाहिए यकीन? हाँ, कैसे करूँ यकीन विंग? कैसे करूँ? बताओ मुझे। विंग कहता है पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। उसके पापा चिल्लाते हुए कहते हैं विंग प्लीज डोंट कॉल मी पापा। हाँ, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं पापा तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हें सच में ये बच्चा को बर्थ देना है ना, अगर तुम इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं कराना चाहते, तुम शादी नहीं करना चाहते किसी लड़की से, तुम्हें अपनी भूमि में इस बच्चे को पालना है, इस पाप को पालना है ना, तो कहीं और जा कर के इस बच्चे को जन्म दो। यहाँ से जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और हाँ, अगर तुम्हें ये बच्चा रखना है तो भूल जाओ अपने पापा को, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई पापा भी था, भूल जाओ कि तुम मेरे बेटे हो भी। इसे खत्म करो या फिर इस रिश्ते को खत्म करो। विंग कहता है पापा प्लीज प्लीज पापा मेरी बात सुनिए पापा प्लीज। उसके पापा कहते हैं विंग बस करो, बस मुझे पापा बुलाना बंद करो, बस बहुत हो गया। उसके पापा विंग को सीधे उठा करके उस कमरे से बाहर कर देते हैं और विंग ना चाहते हुए भी वो बस दरवाजा पीटते हुए कहता है पापा प्लीज प्लीज पापा एक बार मेरी बात सुनिए पापा प्लीज, प्लीज पापा मेरी बात सुनिए पापा प्लीज प्लीज पापा प्लीज। पर उसके पापा उसे नाराज हुए बैठे थे। उसके पापा ने जैसे ठान लिया था कि उन्हें सुनना ही नहीं है, उन्हें कुछ नहीं सुनना था। विंग की कोई एक्सप्लेशन नहीं सुननी थी। हाँ, सुनेंगी भी कैसे? एक पेरेंट्स अपने बच्चों को जब राइज करता है ना, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत सारी आकांक्षाएं और सपने भी, कि वो जो ना कर सके वो अपने बच्चे को बोलेंगे करने के लिए। लेकिन बच्चे अपना रास्ता खुद जब चुनते हैं ना, तो माता पिता को दुख होता है। शायद इसके पापा ने बहुत सारे सपने देखे थे विंग को लेकर के, बट विंग उनके सपने पे खड़ा बिल्कुल भी नहीं उतरा था, जिस वजह से शायद इनके पापा नाराज थे। पर विंग को अपनी बीबी को राइज करने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत थी। उसके पापा तो गार्डनिंग करते ही थे और उस छोटे से गार्डनिंग से उसका कुछ नहीं होने वाला था। और इतने छोटे शहर में वो आर्ट का भी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पेंटिंग्स बनाता या कुछ भी करता तो ज़रूरी नहीं था कि वो बिकता या फिर वो बेच पाता। बड़े बड़े शहरों में आर्ट की कीमत होती है, छोटे शहर में तो वो चंद कागज के टुकड़े होते हैं जिसपे बस कुछ ड्राइंग्स होती है और कुछ नहीं। उन ड्राइंग्स को कोई खरीदता तक नहीं है। हाँ, आग जलाने के काम आ सकते हैं, शायद बाथरूम में टॉयलेट पेपर के लिए यूज करा जा सकता है,
किचन में नैपकिन यूज़ करा जा सकता है, बट वो काम के नहीं होते हैं ना। विंग एक बार्बर शॉप में जॉब जॉइन कर लेता है। वो बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर था, जहाँ पे वो काम करने लगा था। धीरे-धीरे करके वो काम सीख भी रहा था और अपनी बेबी को राइज़ भी कर रहा था। ऐसे करते हुए दिन बीत रहे थे। अब 3 मंथ्स हो चुके थे विंग के और विंग को डॉक्टर के पास जाना था। वो आता है डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए, जहाँ पे उसका जो डॉक्टर था वो एन टाइम पे चेंज हो गया था एंड देन वहाँ पे नया डॉक्टर अपॉइंट किया गया था और वो कोई और नहीं बल्कि सुयांग था। सुयांग विंग का पूरा चेकअप करता और कहता है, तुम्हें हेल्दी खाने की ज़रूरत है विंग। ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत पेल हो गए हो। विंग थोड़ा-सा सेंटी हो जाता है एंड देन कहता है, हाँ, मैं समझ गया, मैं खा लूँगा, थैंक यू डॉक्टर। सुयांग को एक एक अलग-सा अटैचमेंट विंग से हो रहा था एंड देन कहता है, क्या बात है? तुम अकेले हो? तुम्हारे हस्बैंड नहीं है? या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं? विंग ना मतलब जस्ट लाइक कि उसकी आँखों से आँसू छलक ही जाते हैं। देन वो कहता है, मैं अकेले आया हूँ। तो सुयांग कहता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम लेके आना, ठीक है ना? इतना बोलकर दवाई और प्रिकॉशन वगैरह दे देता है। धीरे-धीरे करके टाइम ऐसे ही बीत रहा था, पर इस टाइम में कुछ तो रुक गया था और वो ये कि विंग के पापा ने विंग से बात करना बंद कर दिया था। विंग अपना रोज का काम करता, जैसे कि घर में झाड़ू पोछा करना, अपनी बेबी से रोज सुबह सूत उठकर बात करना, सोने से पहले बात करना, पापा को रात में सोने से पहले कंबल से टक करके उनके कमरे की लाइट्स ऑफ करके एक बॉटल पानी रख देना। मतलब विंग ने अपना पूरा ड्यूटी निभाया हुआ था, लेकिन उसके पापा ने विंग से बात करना बंद कर दिया था और वो रोज ही एक ही ताना देते थे कि अगर तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना है तो मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, चले जाओ। पर विंग कहाँ जाए? इस दुनिया में उसके माता-पिता के अलावा, उसके अंकल-आंटी के अलावा कोई भी नहीं है। वो कहाँ जाए? वो कहाँ जाए और कैसे जाए? विंग रोज़ उन कड़वी बातों को सुनकर, उस कड़वी घूँट को सुन कर के रह जाता। घर का काम खत्म करने के बाद 10 बजे वो पार्लर चला जाता, जहाँ पे मेंस पार्लर था वो। लोग आते, बाल-वाल कटवाते और मसाज वगैरह करवाते और चले जाते और विंग को पैसे भी हो जाते थे। ऐसे करते हुए अपना दिन काट रहा था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे बेबी को बर्थ जो देना था, उसने ठान लिया था कि वो अपने छोटे से नन्हे से बेबी को बर्थ ज़रूर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ऐसे पीछे नहीं हट सकता, वो हिम्मत नहीं हार सकता, वो बैक नहीं जा सकता। उसके प्यार की आखिरी निशानी है, जिससे उसके बहुत सारे इमोशन अटैचमेंट अटैच्ड थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी ना चाहते हुए भी मिस फेई के साथ एक ही घर में उसके साथ रहता था। उसके लिए अलग से कमरे अरेंज कर दिए गए थे, क्योंकि वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके कमरे में कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन आके रहे। बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। और विंग के बारे में सोचते ही वांगजी के पूरे तन बदन में आग लग जाती थी। वो ना चाहते हुए भी बस मिस फेई से दूरी मेंटेन करके रखता था। लेकिन ऐसा नहीं था, मिस फेई कोई ना कोई बहाना ढूँढती उसे सेड्यूस करने का। कभी उसके हाथ को लेके अपने बट चीक्स पे रख देती, तो कभी अपने ब्रेस्ट पे, तो कभी कहीं, ताकि वांगजी उससे प्रभावित हो जाए, उससे सेड्यूस जो वो कर रहा था उसमें वो सक्सेस हो जाए। पर वांगजी ने भी कसम खा रखी थी कि वो बस अपने पसंदीदा मर्द को ही हाथ लगाएगा, भले ही उसके सामने में शौक से उतरी हुई अप्सरा ही क्यों ना आ जाए। ऐसा नहीं था कि मिस फेई खूबसूरत नहीं थी, अट्रैक्टिव बॉडी नहीं थी, सब कुछ था, पर शायद वांगजी के टेस्ट बड के जैसा नहीं था और वांगजी उसे हाथ भी नहीं लगाता था। भले उसे उसके बाद में उसे बहुत गुस्सा आता था। कितनी बार तो लेवी ने उसे जान से मारने की कोशिश भी करी थी, लेकिन हर बार सिचन लेवी का ही मुंह तोड़ देता था, क्योंकि उसके ऊपर खरोच आना मतलब साफ था कि दो गुटों में वापस से झगड़ा होना। और सिचन खास करके वांगजी, पासा और लेवी तीनों के ऊपर नजर बनाए हुए था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो, उसकी मॉम की नज़र में वो लोग आए एंड देन अपनी जान से हाथ धोना पड़े। उन लोगों को जिंदा रहना था और ये सभी कॉर्पोरेशन को संभाल कर रखना था। इसीलिए वो लेवी को वांगजी से दूर रखता था, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो इसके संपर्क में आया तो उसका गुस्सा तो फूटना तय है, बस तय है। एक तरफ जो मिस भई थी, उसे सब कुछ पता था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही थी, हर चीज़ को अवॉइड कर रही थी। जब से वो घर में आई थी तब से उसे पता था। उसने
आते ही वांगजी को सेड्यूस करने का शुरू किया था, लेकिन वांगजी एक बार भी उसकी झांसे में नहीं आया था। वो हर रोज जहर का कड़वा घूंट पी करके वांगजी के सामने मुस्कुराती रहती, उसकी मॉम के सामने में ऐसे झूठा प्रिटेंड करती थी जैसे कि वांगजी और उसके बीच में सब ठीक हो। वांगजी और उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मिस फे भी, उसे भी अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड था। उसका ईगो भी हर्ट हो रहा था, बट फिर भी उसके दिल में एक कॉन्फिडेंस था कि वो सब ठीक कर लेगी। एक दिन वांगजी उसके प्यार में पड़ जाएगा और वो दोनों साथ रहेंगे। बट लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वांगजी उसे घास तक नहीं देता, उसकी तरफ पलट के नहीं देखता, अपनी मॉम की हर बात मानता, जो कहती वो करता। लेकिन वांगजी के दिल में तो एक ही शख्स था ना, और वो था विंग। वही दूसरी तरफ विंग, वो हर मंथ चेकअप कराने के लिए सोयांग के पास जाने लगा था। सोयांग उसे चेक करता, उससे बातें करता, और ऐसे ऐसे विंग और सोयांग के बीच ना फ्रेंडशिप बढ़ने लगी थी। सोयांग को भी अब धीरे धीरे पता चल गया था कि विंग का कोई अडॉप्टेशन हस्बैंड नहीं है जो इस बेबी का फादर बन सके। सोयांग को कहीं ना कहीं विंग से एक अटैचमेंट होने लगी थी, एक अलग अटैचमेंट, क्योंकि सोयांग का बॉयफ्रेंड वो अब इस दुनिया में नहीं था, और उसे अच्छे से पता है कि जिसे आप बहुत चाहते हो, अगर वो आपके पास ना हो तो कैसा लगता है। कैसा लगता है जब जब आप उसके लिए जी रहे हो और जीने का सहारा छीन जाए। कैसा लगता है जब सब कुछ खत्म होने की कगार पे हो। कैसा लगता है जब जब आंसुओं की धारा बहने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। विंग स्वयं को ना अपनी बात बताता था, जो वो कुछ उससे होता था सिम्टम्स वगैरह। कभी कभी वो अपना दर्द भी बयां कर देता था। इस तरह से उनकी बॉन्डिंग अच्छी बनती जा रही थी, और विंग को अपनी बेबी को राइज भी करना था, इसीलिए वो पार्लर में काम भी करता था। जहाँ एक तरफ वांगजी की नींद उड़ी हुई थी, उसके पास सुख चैन कुछ नहीं था, इतना पैसा, रॉयल फैमिली होने के बावजूद भी। वही दूसरी तरफ विंग, उसे बारिश से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। बारिश आते ही वो खुद को सोफा के अंदर समेट लेता था और अपने ऊपर कंबल तानते हुए खुद को छुपा लेता था, क्योंकि ये बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ उसे अंदर तक हिलाती थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा। वो बारिश के नाम से ही डर जाता था, और अपने बेबी के पम पे हाथ रखते हुए कहता था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी बेबी, मम्मा तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, हमेशा, चाहे जो हो जाए, मम्मा तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करेगी, पूरी दुनिया से बचाएगी तुम्हें। प्लीज़ मरना मत और कुछ मत होना, ब्रेव बनना बेबी, मम्मा के जैसे, मम्मा का सहारा बनना, प्लीज़ बेबी। और फिर वो बेबी से बात करते करते हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से इमोशनल फ्लटर्ड होता था, एंड देन वो रोना शुरू कर देता था, क्योंकि कहीं न कहीं वो भांगजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा। उसका मन करता था कि जैसे ही दरवाज़ा ओपन हो रहा है, भांगजी अंदर आए और उसे गले लगा ले। जैसे ही वो आए, उसे छुए, महसूस करे, उसके हाथों को बेबी बेली पे रखते हुए कहे, देखो ये हमारा बच्चा है। उसकी बाहों में खुद को समेट दे, जलती हुई लौ के सामने में, और वो बस घंटों ऐसे ही बैठे रहे एक दूसरे के आगोश में। बहुत सारी चीज़ें जो विंग मिस कर रहा था वांगजी के लिए, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये आग, दूसरी तरफ तो आग बराबर लगी थी ना। वांगजी भी विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पूरे चाइना शहर में विंग कहीं वैनिश ही हो गया है। विंग कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था शायद से। जब भी बारिश आती, विंग जब कपड़े उतारने जाता, वो डरते हुए जल्दी भाग के आता। उसे डर भी लगा रहता था कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उसके बाले में चोट ना लग जाए, कहीं कुछ बुरा हादसा ना हो जाए। बट फिर भी विंग को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। शायद वो नहीं चाहता था कि उसके जीवन में कोई भी ऐसी बारिश आए जिससे कि सब कुछ धुल जाए। वहीं दूसरी तरफ वांगजी कोई भी मीटिंग अटेंड करने जाता है, या फिर मिस फेई के फादर से या मिंग हाउ से मिलने जाता, तो वो बस जाता, एक एक ऐसे अनवांटेड गेस्ट के तौर पे बोलो, या चलती फिरती मुर्दे लाश के जैसे, जिसके अंदर इमोशन ख़त्म हो रहे थे। वांगजी जो कि बहुत थोड़ी बहुत बात कर भी लेता था पहले, उसने अपने आप को ओपन अप करना सीखा था। अब वो अपने आप को
क्लोज करता जा रहा था, अपने आप में ही सिमटता जा रहा था। और वांगजी के पास एक निशानी थी विंग की, जो उसने घड़ी दिया हुआ था, उसके अंदर विंग और वांगजी दोनों का पिक्चर था। वांगजी जब भी रेडी होता था मॉर्निंग में, वो उस घड़ी को ओपन करके देखता, 10 मिनट, 15 मिनट, जब तक कि उसका दिल ना भर जाता, और वो वापस उसे लॉक करके पहन लेता था। दोनों अपनी आखिरी निशानी को बचाए हुए चल रहे थे, और दिन ऐसे ही बीत रहा था। विंग अपनी बीवी को बात करता, उसे प्यार से सहलाता, उसके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाता, बारिश में ना भीगने की कसम खाता, कपड़े उतारने के बारे में सोचता, सोयांग के पास जाता। जब भी विंग का मूड ऑफ होता या कुछ ऐसी बातें जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करती, सोयांग उसे चीयर अप करने की पूरी कोशिश कर रहा था। पूरी कोशिश वो कर रहा था ताकि वो विंग को हंसा सके। विंग स्ट्रेस नहीं ले सकता है। अभी तो विंग के बैले भी दिखने शुरू हो गए थे। उसने 1-2 मंथ की लीव भी ले ली हुई थी ताकि वो अपने आप को घर पे रह के बेबी को बर्थ दे सके, एंड देन उसके बाद वो सभी चीज़ें वापस से शुरू कर सके। सोयांग, जो कि अब थोड़ा बहुत विंग को जानने लगा था, ऐसा नहीं था कि सोयांग को विंग से प्यार हो रहा था, लेकिन एक एक अटैचमेंट होता है ना, वो स्टार्ट हो चुका था। सॉन्गलैंड के जाने के बाद, सोयांग के लाइफ में साओ सिंचेंग के जाने के बाद, कोई ऐसा शख्स आया था जो कि उसके जैसा ही बिल्कुल चीयरफुल था, एकदम एंजेलिक वॉइस, मिसमराइजिंग करने वाली, वो सभी चीज़ें हो रही थी। सोयांग जब भी कभी उसके घर से होकर गुजरता तो वो विंग को देखता, या फिर कभी उसके पार्लर ही चला आता उससे मिलने के बहाने या बात करने के बहाने, ताकि वो विंग के थोड़ा करीब बढ़ सके। उसके दिल में विंग को लेकर के कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं थी, लेकिन हाँ, एक होता है ना कंसर्न की भावना, थोड़ा सा किसी के लेकर के थोड़ा सा केयर होना। लाइक ऐसे ही उसे भी लगता था जैसे कि वापस से साउथ सिंचंग वापस आ गया है, और उसका ख्याल रखना स्वयं की मोस्ट प्रायोरिटी बन गई थी फिलहाल से। और पार्लर में आने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता था कि शायद से यही डॉक्टर ही उसका बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड है, जिसकी बेबी को ये कैरी किए हुआ है। ऐसे तो विंग के पीछे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन विंग को इन सबसे क्या करना है, परवाह ही नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं और क्यों करते हैं। वो तो बस अपने आप में खुश था अपने बेबी के साथ में, क्योंकि उसने ठान जो लिया था। वहीं दूसरी तरफ विंग अब अपने घर को वापस से रिपेंट कर रहा था। 1 साल हो जो चुके थे उसे घर आए हुए, और बेबी बेली सो होने के अलावा बेबी बर्थ में भी बहुत कम टाइम बचा हुआ था। वो अपने घर को रिपेंट कर रहा था ताकि जब बेबी आए तो वो उसका अच्छे से वेलकम कर सके, उसके साथ सपने संजो सके, उसके साथ रह सके। वो रात के टाइम में अपने पापा को रोज याद से दवाई रख के, पानी रख के, उन्हें कंबल से टक करके जाता, क्योंकि विंग को पता है उसके जाने के बाद उसके पापा उठेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे, दवाई खाएंगे और सोएंगे। इन महीनों में विंग खून के आंसू भी रोया है, तो उसके जीवन में खुशियाँ भी आई हैं। उसकी गोद भराई के लिए कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, और वो इन सब से वंचित रह गया। उसके पापा ने उस दिन के बाद आज तक विंग से कभी बात भी नहीं करी थी, और विंग हर अथक प्रयास कर रहा था अपने पापा को खुश करने का, उन्हें मनाने का, लेकिन जैसे मानो उसके पापा ने कसम खा ली थी कि तुम या तो बच्चे छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। और उसके पापा ने पहला कदम उठाया और वो विंग को छोड़ गए। पर विंग ने भी हिम्मत नहीं हारी, है तो आखिरकार उसके पापा ही। एक लाइफ को वो जब ला रहे हैं, तो एक लाइफ को जो उसके सामने है वो उसे कैसे छोड़ सकता है। वो दोनों को मेंटेन कर रहा था, और इन सब के बीच में घुट रहा था विंग, पिस रहा था, घुट रहा था बहुत ज़्यादा, अपने पापा से ना बात कर पाने के कारण, और अपने बेबी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताकर उसे एक अलग ही अटैचमेंट में वो चला गया था। कभी कभी वो याली से बात कर लेता था अगर उसका मन नहीं लगता था तो, या फिर कभी कभी वो निहे सिंह को कॉल कर लेता था, और सबने इस बात को राज राज ही रखा था। उसके पापा को नहीं पता था कि विंग किससे बातें करता, ना ही उसके पापा कभी पूछने आते। विंग एज यूजुअली अपने पापा को चाय, कॉफ़ी, खाना, नाश्ता देता था, और उसे टाइम मिलता था तो अपने बेबी को लेकर के गार्डन में निकल जाता था, जहाँ पे हरी भरी सूर्यमुखी की बगिया थी पूरी की पूरी। उसके पापा ने छोटा मोटा गार्डन नहीं ओपन किया था, उसके पापा ने कई बीघा जमीन पे फूलों की खेती करके रखी हुई थी। उनके पास जमीन बहुत ज़्यादा थी।
वो एक हर शादी के सीज़न में जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो ओपन रहता है ना, तो बड़े-बड़े जो क्या बोलते हैं उसके बाँस में फ्लावर्स लगते हैं, ओरिजिनल फूल, वो उस तरह के फ्लावर्स की खेती करते थे, जो शादी में या फिर कोई पार्टी फंक्शन में ओरिजिनल फूलों की डिमांड करे, या गुलाब या पार्टी वियर वाले गुलाब जो लताएँ जैसी होती हैं वो सभी। तो वो जब भी टाइम मिलता तो वो सूरजमुखी के खेतों के बीच चला जाता। सूर्य की आधी किरणें ढलती हुई रोशनी से जगमगा उठती थी और विंग अपने बेबी के साथ में उस खेत में घंटों खड़ा रहता। न जाने क्यों उसे वो सूरजमुखी का खेत बहुत पसंद आता था। अपने बेबी के साथ चलती हुई लहलहाती हुई हवाएं जब उसे छू कर जाती थी, उसके मन को सुकून देकर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कि वांगजी का संदेशा लेकर आई हो, मानो कहना चाह रही हो, मैं बस आ रहा हूँ, मेरा वेट करना विंग। और विंग अपने सारे स्ट्रेस भूल जाता था, सब कुछ। अब पूरे 9 मंथ हो चुके थे। वांगजी के रिश्ते फेई के साथ वैसे ही चल रहे थे, एकदम नीरस, जिसमें रंग ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मिस फेई अपनी पूरी कोशिश लगा चुकी थी। एक तरह से देखा जाए तो किसी को एक तरफ चाहना बुरा नहीं होता है, अगर हम उसके साथ तब तक रह सकते हैं जब तक कि हम उसका बुरा ना कर दें। तो अभी फ़िलहाल से मिस फ़े ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था जिससे कि वांगजी को उससे नफ़रत हो या फिर उसे मारना पड़े। वो घर में आने के बाद उसकी मॉम की बहुत केयर करती थी, सभी का ख़्याल रखती थी, हर चीज़ करने की कोशिश करती थी ताकि वांगजी इम्प्रेस्ड हो जाए। और ऐसा नहीं था कि मिस फ़े दिखावा कर रही थी, ऐसा भी नहीं था कि वो सच में नहीं चाहती थी कि वो अपने फैमिली को होल्ड करे। हाँ, बात सिंपल थी कि मिस फ़े वांगजी के मॉम की तरह वो भी पावर होल्ड करना चाहती थी, लेकिन साथ में अपने पसंदीदा मर्द के साथ। बट वांगजी उसे एक भी चांस नहीं दे रहा था और वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ विंग, पूरे 9th मंथ की प्रेगनेंसी उसकी बीत चुकी थी। अकेला, तन्हा जीवन, नीरस से भरा हुआ। नीरसता तो उसके जीवन में भी था ना, क्योंकि उसका कोई पार्टनर जो नहीं था। पर हाँ, इन 9 मंथ में सुयंग ने उसका बहुत साथ दिया, उसे समझने की कोशिश की, उसे मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकाला, स्ट्रेस फ्री किया, बेबी के साथ हेल्दी राइज होने में उसे मदद की, लाइफ पाथ पे आगे बढ़ने में उसकी मदद की, उसे होल्ड किया। और एक जो फ्रेंडली अटैचमेंट होती है ना, उसके साथ में डेवलप किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो जो कोई भी शख्स है शायद विंग उसे कभी भुला नहीं सकता, लेकिन हाँ, वो रिप्लेस तो हो सकता था। इसलिए उसने कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि इस पूरे टाउन में सुयांग के अलावा कोई नहीं था जो विंग को थोड़े से जानता हो। अच्छे से नहीं बोल सकती, क्योंकि 1 साल में कोई किसी को जान नहीं जाता, लेकिन हाँ, थोड़ी सी तो जानने लगा था वो, और वो विंग का ट्रस्ट पा चुका था। आज आज यूजुअली वो पार्लर नहीं जाता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था और सुबह से ही उसे जल जैसा थोड़ा-थोड़ा अजीब करके गिर रहा था, तो वो घर पे रेस्ट करने के बारे में सोचता है। बाहर की वॉइस सुन कर के विंग जब गार्डन एरिया में आता है तो देखता है कि उसके पापा से फूल खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें एक लेडीज़ भी थी, जो विंग को देखते ही कहती है, हाँ, एक लड़का प्रेग्नेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है वो? हाँ, और वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया? क्या फूलों की तरह उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था क्या? और ये बोलकर वो उसका मज़ाक बनाने लगती है। विंग का मज़ाक बनता हुआ देखकर विंग वहाँ से चला जाता है और उसके पापा गुस्से में उस उन लोगों से कहते हैं, आप लोगों को फूल खरीदना है या फिर ये जानना है कि मेरा बेटा प्रेग्नेंट कैसे हुआ? तो मैं बताता हूँ, जैसे एक लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, वैसे ही मेरा बेटा भी प्रेग्नेंट हो गया। कोई दिक्कत है? और अगर आप लोगों को ये जानना है कि उसका पति कहाँ है, तो भूल जाइए, उसका पति आर्मी में है और जब वो आएगा तो अपनी बीवी को लेके चला जाएगा। और इतना बोल करके उसके पापा फूलों की रसीद काट देते हैं और अपने नौकरों से कहते हैं कि इन्हें जो चाहिए इन्हें दे दीजिए। और इतना बोलकर वो गुस्से के मारे सिमेट्री में चले जाते हैं। सिमेट्री ऐसी जगह जहाँ पे लाशें दफनाई जाती है, कब्रगाह जहाँ पे लाशें दफनाई जाती है। वो रोते रोते अपने बीबी के कब्र के सामने में बैठा हुआ बोल रहा था, तुम इसे पैदा करके मेरे हवाले करके चली गई, बस इसे 12 साल तक राइज किया, उसके बाद मेरे हवाले कर दिया, मैं कैसे इसे फेंक दूँ? इसके जीवन में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, बोलो मुझे क्यों चली गई हमारी लाइफ से बाहर? अभी लोग आकर जब उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं, बीवी को बर्थ देने वाला,
मैं क्या कहूँ मैं उन लोगों से कि वो बूम कैरी करता है बचपन से ही, जब से उसका ऑपरेशन हुआ है तब से ही। क्या कहूँ मैं लोगों को, जब उसे ये बात पता थी तब भी उसने इतनी बड़ी गलती की कि लोगों से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है कि उसका पति आर्मी में है, उसका पति दूर है, उसका पति बॉर्डर के पास है, वो नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे है। क्या बोलूँ मैं लोगों को, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, बताओ मुझे क्या बोलूँ। कैसे फेंक दूँ अपने कलेजे को टुकड़े को। वो 1 साल से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है और मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ मैं, बताओ मुझे क्या करूँ। मैं उसे घर से निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। बताओ मुझे ढंग से, मैं क्या करूँ। मैं उसे घर से कैसे निकाल दूँ, वो हमारा बच्चा है, वो हमारा बेटा है। क्या करूँ, या तो मैं उसे मार देता हूँ या मैं खुद मर जाता हूँ। अपने इन्हीं हाथों से उसे पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके अंदर भी एक नया जीवन पल रहा है और मैं समाज के डर से, दुनिया वालों के डर से उसे घर से निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। कहाँ जाएगा वो, किसके सहारे वो जिएगा। जिस आदमी का वो बच्चा कैरी किए हुए है वो आदमी भी नहीं है। वो वो कौन है, कोई नहीं जानता ढंग से। बताओ मुझे क्या करूं मैं वी का, क्या करूं मैं खुद को खत्म कर दूं या फिर मैं उसे मार दूं ताकि वो भी खत्म हो जाए और ये झंझट खत्म हो जाए। बोलो मुझे, बोलो, बोलो ढंग से, बोलो मुझे, बोलो। पीछे से एक वॉइस आती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने गलतियाँ की है, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बाबा। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते। मैंने आपका दिल तोड़ा है, आपके सपने तोड़े हैं, सब कुछ तोड़ के खत्म कर दिया है, पर साथ में मेरा भी टूटा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका टूटा है, मेरा भी टूटा है। उस इंसान ने मुझे भी, मैं भी सब कुछ खत्म कर चुका हूँ और मैं आपका बेटा हूँ, ये आपका ग्रैंड चाइल्ड है। क्या आप इसे माफ नहीं कर सकते जो इस दुनिया में आया भी नहीं है। हाँ, उसे मारने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों, क्यों बाबा, क्यों। आपको पता है, वो नहीं, मैं उसके प्यार में पड़ गई थी। उसने मुझे नहीं, मैंने उसे इजाज़त दिया था खुद को हाथ लगाने की, ये जानते हुए भी कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। तो क्या आप हमें माफ नहीं कर सकते, आखिर हम आपके बच्चे हैं बाबा। उसके पापा चिल्लाते हुए कहते, बस इनफ इज इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हें माफ़ी ही मांगनी है तो अपनी मरी हुई माँ से मांगो, अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन तुमने जो हरकतें करी है इससे तुमने मुझे शर्मसार कर दिया है, पूरे समाज के सामने में मेरी नाक कटा दी है, मेरी इज्जत के ऊपर तुमने उंगली उठाई है। हर कोई आते जाते मुझे यही कहता है कि तुम्हारा बेटा प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। तुम हमेशा अपना पेट लेके कहीं पे भी चले जाते हो, हॉस्पिटल हो या फिर पार्लर हो या कहीं और हो, पर मैं लोगों को क्या जवाब देता फिरूं, मैं लोगों को क्या बताऊं, क्या बताऊं कि तुम बच्चा पैदा कर सकते हो अपनी माँ की गलती की वजह से। उसके बाद तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने के लिए खुद को अपनी जान न्यौछावर कर दी, खुद मर गई वो। क्यों, क्यों, ताकि ये दिन देखना पड़े, ताकि ये सब झेलना पड़े। बताओ मुझे। हाँ, रिंग कहता है, बाबा आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं मुझे। हाँ, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं आपका बेटा हूँ, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते। विंग के बाबा चिल्लाते हुए कहते, नहीं नहीं कर सकता तुम्हें माफ, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। पाल पोस के मैंने तुम्हें बड़ा इसलिए नहीं किया था ताकि तुम एक दिन एक बच्चा लेकर आओ और बोलो कि ये आपका ग्रैंड चाइल्ड है जिसके बाप का आता पता नहीं है, कौन था नहीं है। तुम कह रहे कि तुम उसके प्यार में पड़ गए, मर क्यों नहीं जाते हो ताकि मुझे तुम्हें जान से मारना ना पड़े, ताकि मैं तुम्हें भी तुम्हारे माँ के बगल में ही दफना दूं। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार नहीं सकता तो खुद क्यों नहीं मर जाते। विंग, विंग कहता है, ठीक है,
अगर आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते, अगर आपको मुझ पे रहम नहीं आ रही है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बोझ हूँ, मेरा बच्चा बोझ है, मेरी ज़िंदगी मुझे ख़त्म कर लेनी चाहिए, ठीक है बाबा, ठीक है। आपको मुझे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वज़ह से आप शर्मसार हुए, मेरी वज़ह से आपको दुनिया वालों, समाज वालों के सामने में झुकना पड़ रहा है, मेरी वज़ह से आपको नज़रें मिलाने में दिक्कत होती है लोगों से। ठीक है बाबा। विंग आस-पास ढूँढता है, उसे एक बहुत बड़ा पत्थर मिलता है, वो उसे उठाकर लाता है, अपने बाबा के सामने में घुटनों पे बैठ जाता है। सिमेट्री में बिजली कड़कने लगे थे। इतनी जोरों की आंधी तूफान के साथ अचानक से ओला और बारिश दोनों होने लगा था। इतना बारिश जैसे कि आसमान ने भी अपना सीना चीर दिया था। उस भीगते हुए बारिश में विंग अपने पत्थर जो हाथ में लिए हुए था अपने बाबा के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, लीजिए, मेरा सर फोड़ दीजिए या फिर मेरे बच्चे को मार दीजिए और दफना दीजिए मुझे मेरी माँ के बगल में, दफना दीजिए मुझे उनके बगल में बाबा, ताकि आपको शर्मसार ना होना पड़े, दुनिया वालों के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, दुनिया वालों के सामने आपको झुकना ना पड़े, दुनिया वालों के सामने आपको ये नहीं कहना पड़े कि आपका बेटा एक मॉन्स्टर है जो बच्चे को पैदा कर सकता है। बाबा लीजिए, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए। मैं मैं उफ तक नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी उफ तक नहीं करूँगा। लीजिए, जिस हाथों से मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जिन हाथों से मुझे खिलाया पिलाया, लोरी गा के सुनाया, अपने कंधे पे बैठा के पूरे गार्डन की सैर कराई, आज उन्हीं हाथों से मुझे मार दीजिए, ताकि आपको लोगों को सामने ये एग्जाम्पल सेट ना करना पड़े कि आपका बेटा एक एक राक्षस है। मार दीजिए मुझे बाबा। यार ऐसी स्टोरियाँ क्यों होती है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। आई एम सॉरी। मुझे उसके पापा उसे कहते हैं, यहाँ से चले जाओ तुम, वरना मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। विंग विंग कहता है, या तो मुझे माफ कर दीजिए बाबा, या फिर मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए। अगर आप मेरे बच्चे के साथ मुझे अपना नहीं सकते तो मुझे मार दीजिए, या फिर मुझे माफ कर दीजिए। उसके पापा कहते हैं, चले जाओ विंग यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ, मेरी नज़रों से दूर, इस दुनिया से दूर चले जाओ। लेकिन विंग कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपको मुझे माफ करना ही होगा। आपको आपको इस बच्चे को अपनाना ही होगा, आपको इस बच्चे के साथ रहना होगा, आपको मुझे माफ करना होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं भी नहीं जाऊंगा। कि बाबा कहते हैं, अगर अगर तुमने इस बच्चे के साथ तुम यहाँ पे रहे ना, यकीन मानो, मैं तुम्हारे माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं इस बच्चे को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कभी गोद में नहीं लूंगा, कभी नहीं छूऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ विंग। विंग कहता है, मुझे मार दीजिए बाबा, मुझे जान से मार दीजिए, इस पत्थर से मेरा सर फोड़ दीजिए। और वो नीचे बैठा हुआ था ना, तो प्रेशर लग रहा था भाई, पूरे 9 मंथ पूरे हो गए थे, और वो बस करा रहा था, और फिर एकदम चीखते हुए कहता है, आह, 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 बाबा 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 बाबा, मैं भी धीरे धीरे करके जमीन पे लेट जाता है और वो चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है। उसका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वो चीख रहा था। मैं चीख के बता भी नहीं सकती, पर इतना पेन होता है जैसे कि मानो एक साथ कई हड्डियां टूट रही हो। एक लाइफ को बाहर लाना इतना भी आसान नहीं होता है जितना दिखता है। विंग अपने आप को पूरा सरेंडर कर चुका था। वो अपने पैंट्स को खोल देता है और वो अपने टमी को थोड़ा सा शो होने दे रहा था। वो पूरा पैंट्स नहीं खोलता है, जैसे कि कमर के नीचे होता है ना, उतना शर्ट्स को हटा चुका था, और वो अपने बेली पे हाथ डाल रहा था और चीख रहा था और बोल रहा था, बाबा बाबा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बाबा, प्लीज। उसके बाबा कहते हैं, विंग विंग विंग, और वो आसपास ढूंढना शुरू करते हैं और कहते हैं, हिम्मत रखो विंग विंग, हिम्मत रखो। फिर उसे वहाँ पे एक लड़का दिखता है जो सिमेट्री में आया हुआ था। उसे वो चिल्ला के कहता है, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी, उसे बोलो यहाँ आने के लिए। बारिश थी कि अपने तीज पे था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और उसके बाबा कहते हैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ,
ये मर जाएगा। अगर 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 बच्चा बाहर नहीं आया तो मैं क्या करूं, बताओ मुझे क्या करूं। वो अपनी वाइफ की पिक्चर को देखते हुए बोल रहा था और ऊपर देखता और कहता है, हे ईश्वर, ये कैसी लीला है तेरी, एक बाप के हाथों अपने ही बेटे का। और इतना बोलकर उसके पापा बैठ जाते हैं। उसके पापा हमेशा एक छोटा चाकू कैरी करते थे। वो कांपते हुए हाथ से वो उस चाकू को पकड़ता है और कहता है, ये कौन सा पाप होने जा रहा है मेरे हाथों, ये कौन सा पाप होने जा रहा है। और इतना बोलकर वो चाकू लेकर हिम्मत करते हुए विंग के थोड़ा सा लोअर पार्ट से थोड़ा सा ऊपर सीधा कट मारते हैं और विंग चीखता है एकदम, जैसे कि बिना एनेस्थीसिया के अगर हमारे फिंगर्स थोड़े से भी कट जाते तो हमें कितना दर्द होता है ना। पर विंग को बिना एनेस्थीसिया के उसके पापा ने उसके पेट में कट मार दिया था और अपनी कांपती हुई हाथ उसके अंदर लेके जाता है। एक एक ऐसा दर्द जिसे विंग बस अपनी आंखों से निकलते हुए आंसू के साथ झेल रहा था। और वो कहता है, पापा प्लीज, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, प्लीज पापा प्लीज। उसके पापा कहते हैं, मुझे माफ कर दो मेरी वाइफी, मुझे माफ कर दो मेरा बेटा। और इतना बोलकर विंग के बुम से उस नन्ही जान को बाहर निकालते हैं। पूरा ब्लड रोड में फैला हुआ था, नार सेल्स उसके बॉडी से जुड़े हुए थे। एक एक थैली जिसे निकालने के बाद उसके पापा कट मारते और पूरा पानी उसकी बॉडी के ऊपर, विंग के बॉडी के ऊपर और पूरे रोड पे फैल गया था। और वो बच्चा छोटी छोटी वॉइस निकालता है रोते हुए, उसके मुंह में अटक गया था तो उसके पापा को डर लग गया था। और वो कपड़े लेकर के उसके मुंह में हाथ डालकर पहले तो उसको क्लियर करते हैं, उसे उल्टा लटका के उसके बट पे 2 थप्पड़ मारकर उस बच्चे को रोना सुनाता है। विंग पहली बार अपने बेबी की रोने की वॉइस सुनी और वो सुनने के साथ ही ब्लड एक्सेस बाहर आने की वजह से वो बेहोश हो गया था। उसका बीपी ड्रिप डाउन हो गया था और वो बेबी उस पानी में चीख रहा था, जिसे खून से सने हाथ के साथ में उसके ग्रैंडफादर ने होल्ड करके रखा हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है कि ये सेंटिमेंटल स्टोरी है, पर मैं भी बेवकूफ़ी कर रही हूँ, मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। आई होप कि तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।